बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं 50% अनुदान। आलू की फसल को अंगमारी रोग से बचाएं। प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का वर्मी कंपोस्ट की प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना में जहां एक और राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों को आमदनी में वृद्धि भी हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति पक्का वर्मी बेड 75 घनफीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 3000 और HDPE वर्मी बेड 96 घनफीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि का निर्माण खर्च की 50% राशि लाभुकों को देने का प्रावधान है। जो किसान बंधु वर्तमान समय में आलू की फसल लगाना चाहते हैं, वह बुआई से पूर्व आलू के बीजों का उपचार अवश्य कर लें। बीजोपचार के लिए बेवेस्टिन या डाइथेन M45 नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजोपचार के उपरांत बुआई करने से रोगों और कीटों को लगने की संभावना कम हो जाती है और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त होती है। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक है, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न के प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज़्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। वहीं प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है। इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे तोरिया एवं सरसों में लगने वाले कीट व रोग के बारे में। किसान भाइयों, तोरिया एवं सरसों तिलहनी फसल है और तोरिया एवं सरसों को तिलहनी फसल में मुख्य रूप से लिया जाता है। कई किसान भाई तोरिया एवं सरसों की खेती कर रहे होते हैं, जिनमें उन्हें कई तरह की बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे सरसों एवं तोरिया की खेती करते समय कई तरह की रोग व कीट लग जाते हैं, जिनसे पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खेतों में फसलों की देखभाल अच्छे से करें। तो इन फसलों में क्या क्या ज़रूरी है देखभाल करने के लिए, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। तिलहनी फसलों में तोरी और सरसों महत्वपूर्ण है। इसकी खेती कर किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं।
बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है, लेकिन कई बार इनकी फसल में कीट लग जाते हैं जिससे इन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में जरूरी है कि इन कीटों की सही पहचान कर उचित रोकथाम की जाए। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं तोरिया एवं सरसों में कीट एवं रोग और उनके बचाव के बारे में। और इस विषय पर जानकारी लेने के लिए हम आ पहुँचे हैं रांची के कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सर। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अगर हम बात करते हैं तोरिया एवं सरसों में जो सबसे सामान्य और प्रमुख समस्या है वो है कीट का, तो जो भी किसान भाई बंधु इसकी खेती करते हैं वो किस तरीके से कीट से अपने फसल को बचा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि अगर तिलहनी वर्ग का फसल के बारे में, तो उसमें सरसों या तोरिया जो फसल है वो सबसे प्रमुख या अग्रणीय स्थान रखता है। अगर इसकी खेती के बारे में हम लोग बात करें तो जितना अच्छा खेती का उत्पादन मिलना चाहिए, लेकिन कीट और व्याधि के वजह से वो उत्पादन किसान को नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए अगर इसका ठीक ढंग से प्रबंधन कर ले तो निश्चित रूप से किसानों को उसी संसाधन में और थोड़ी सी अगर उसमें ध्यान रखें, सावधानी रखें, तो कई गुना उनका उत्पादन भी बढ़ जाएगा, लाभ भी बढ़ जाएगा। इसी दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर मुख्य कीट या मुख्य रोग के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि शुरुआती अवस्था में जिस समय है तो उसमें रोएदार जो इसमें पिल्लू आता है उसका आक्रमण इसमें काफ़ी देखा जाता है कि इसमें जो है वो आपका पत्ती को खा जाता है। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो आपका तना काटने वाला भी कीट है, उसके वजह से इसमें आपका काट लेता है। कभी कभी इसमें फली छेदक भी जो है वो हम लोग देखते हैं कि पॉड बोरर का भी समस्या आता है जो उसमें फली को छेद कर देता है। जो हम लोग देखते हैं कि डायमंड बैक माउथ जिसको बोलते हैं DBM, उस कीट का भी आक्रमण है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आक्रमण और सामान्य आक्रमण देखते हैं वो है माहू कीट का। माहू कीट क्या कर देगा, ये सबसे लेट में, जैसे ही हम लोग जो है अगर टाइमली सोइंग करते हैं, अगर कोई किसान बंधु अगर 10 अक्टूबर से 10 नवंबर में लगाते हैं तो उसमें माहू कीट का आक्रमण बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे लेट, चूँकि यहाँ पर प्रैक्टिसेस क्या है कि धान काटने के बाद तोरिया या सरसों की खेती लोग किसान भाई करते हैं। समय रहते इन रोगों और कीटों का नियंत्रण कर लिया जाए तो तोरी और सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। रांची के दिव्यायन केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश बता रहे हैं कि कौन कौन से कीट तोरी और सरसों फसलों में लगते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि तिलहनी फसल में अगर काम करते हैं तो उसमें क्या है कि सबसे पहला है कि अगर हम लोग को समेकित प्रबंधन, यानी मान लीजिए कि वैसा है कि अगर आपके पास गहरी जुताई कर रहे हैं तो गहरी जुताई कर लेने से जो भी मिट्टी में मौजूद कीट व्याधि हैं उसका आप नियंत्रण कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि जब मान लीजिए भुआ पिल्लू के बारे में बात कर रहे थे, अगर वो पत्ता के नीचे देता है तो एक साथ है उसको आप दवा करके उसको मार देंगे तो उससे क्या होगा, उसका पॉपुलेशन जो है यानी हैंड पिकिंग के माध्यम से उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है हम लोग जो है उसमें देखेंगे कि एलो स्टिकी ट्रैप है आपका, कि बीच बीच में जो है एक चिपचिपा आपका फंदा जो है उसको लगा देते हैं, उसमें कीट आकर के चिपक जाता है और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, थोड़ा बढ़ता नहीं है, तो उसको भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद गंध पास फंदा को इंस्टॉल करते हैं जिसमें जो DBM है वो आकर के, जो डायमंड बैक माउथ है वो आकर के फंस जाता है, उससे भी जो है हमारा नियंत्रण होता है। तोरी और सरसों की फसल में जैविक नियंत्रण को अपनाने से इन्हें कीट और रोग से तो बचाया ही जा सकता है, फसल की बढ़वार को भी बढ़ाने में ये काफी मददगार होती है। तो जैविक नियंत्रण इसलिए क्योंकि सरसों का एक ऐसा फसल है या तोरिया का एक फसल है जिसमें मधुमक्खी का जो आक्रमण या आगमन ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा कि पॉलिनेशन जो है, अगर परागण उसमें अगर नहीं होगा तो लगभग 15 से 20% जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मधुमक्खियाँ हमारी जो है वो एक बचा रहे
और हमको ज़्यादा उत्पादन मिले। इसीलिए हम लोग इसमें जो है पहले तो हम कोशिश करते हैं कि आपके पास घर में निर्मित अगर दवा है, जैसे 10 पर्णी है, आप वैसे 10 पत्ते जिसको जो है जानवर नहीं खाते हैं उसका बराबर मात्रा में और 4 से 5 भाग जो है गौमूत्र में, उसको हम लोग जो है डिकम्पोज कराते हैं, सड़ाते हैं 10 दिन तक और उसको छान लेते हैं। छानने के बाद जो है 150 ml जो है वो आप 10 पर्णी का और साथ में जो है आप 1 लीटर पानी उसके साथ मिला करके और लगभग 8 से 10 दिनों में लगातार अगर छिड़काव करते रहते हैं तो उससे पौधे का स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है और साथ में कीट भी जो है उसमें आक्रमण नहीं करते हैं। और जो रस चूसने वाले कीट, जैसा मैं सबसे ज़्यादा बताया माहू का, वही सबसे ज़्यादा आपको देखने को अभी आक्रांत अवस्था में मिल रहा होगा, तो उसका नियंत्रण हम जो है 10 पर्णी के माध्यम से कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश बता रहे हैं कि बाजार में उपलब्ध कौन सा कीटनाशक हमें किन मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और जैविक दवा कैसे तैयार किया जा सकता है। बाजार में जो है हम देखते हैं कि इसमें जो भी कीटनाशक है हम लोग कोशिश करें कि जो जैविक इसका नियंत्रण करें। अगर मान लीजिए कि जैसे शुरुआत में हम बताए थे कि इसमें अगर भुआ पिल्लू वगैरह का भी अगर आक्रमण देखते हैं तो उसके लिए बाज़ार में बिवेरिया बेसियाना जो दवा है, इसका जो है हम लोग 1.5 से 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर जैविक नियंत्रण में अगर देखते हैं तो रस चूसने वाला के लिए वर्टिसिलियम लेकेनी है, उसका जो है हम लोग 1.5 से 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा तोरिया एवं सरसों में लगने वाले रोग व कीट के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि कई ऐसी किसान महिलाएं हैं जो कई तरह की योजनाओं से जुड़कर खुद को प्रेरित कर रही हैं। उसी तरह बुढ़मू की रहने वाली सरिता देवी भी एक महिला है जो बत्तख पालन करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। तो बत्तख पालन में क्या क्या बातें ध्यान रखने लायक है, इन सब की जानकारी लेते हैं हम सरिता देवी से। आत्मनिर्भरता के बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना अत्यंत जरूरी है। बुढ़मू प्रखंड के गुतरू गांव की सरिता देवी इसी आत्मनिर्भरता की जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने बत्तख पालन के साथ साथ खेती कर खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर किया है। आज हम हैं बुढ़मू प्रखंड के गुतरू गांव में और आज हमारे साथ हैं यहाँ की एक सफल महिला किसान सरिता देवी जी, जो कि आजकल बत्तख पालन कर रही है। कृषि कार्य तो करती ही हैं, साथ कर आजकल जो है आय की नई स्रोत जो उन्होंने अपनाई है वो है बत्तख पालन। आइए इस विषय पर उनसे बातचीत करते हैं। तो बत्तख पालन करने के लिए जो सोच और विचार ये मन में कब और कैसे जगा? क्योंकि देखे दीदी लोग बेरोजगार पड़ी हुई है मेरे क्लस्टर में, मेरे पंचायत में, गाँव में, तो हम लोग अपना JSLPS में हम लोग बात किए, बुढ़मू में ब्लॉक में जाके कि दीदी लोग को आजीविका से जोड़ना है और हम लोग का आजीविका का बढ़ावा के लिए कुछ तो विकल्प करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बत्तख का पालन कर रहे हैं अपना आजीविका बढ़ाने के लिए। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से प्रशिक्षण प्राप्त कर जोर शोर से बत्तख पालन कर रही हैं। बत्तख पालन करने के लिए इन्होंने अपने PP ग्रुप से 1,30,000 का ऋण लिया है और खाली पड़े रामकृष्ण मिशन रात्रि पाठशाला के एक कमरे में 2,000 बत्तख के चूजे को तैयार कर रही हैं। हम लोग का एक PG ग्रुप चलता है JSLPS के थ्रू से, तो उसमें सीमा सिंह है हम लोग का FTC और दीदी है, तो हम लोग को बताई कि दीदी आप लोग यहाँ हार्डवेयर सेंटर खोलना चाहती हैं, तो हम लोग बोले हाँ दीदी। तो वो बोली फिर कि आप लोग को यहाँ से बत्तख, मुर्गी, चूजा जैसे 15 दिन में आप लोग को छोड़ना पड़ेगा और गांव में सारा दीदी लोग को जागरूक करना पड़ेगा और अपना दीदी लोग अपना 10-5 जो भी लेगी अपना आजीविका बढ़ाएगी और इससे कुछ हम लोग का आय तो आएगा। इसीलिए हम लोग ये बत्तख का पालन दीदी बताई तो हम लोग अभी पहली बार छोड़े हैं गुतरू गाँव में। तो अभी आपने बताया कि मुर्गी पालन के बारे में बताया गया, बत्तख पालन, तो मुर्गी पालन छोड़ के आपने बत्तख पालन को क्यों चुना? क्योंकि अभी ठंडा है, अभी बत्तख तुरंत तैयार होगा, तालाब में ले जाएंगे और ज़्यादा गर्मी आएगा तो उतना नहीं। अब हम लोग को बत्तख, पहले मुर्गी का हम लोग बात किए थे तो हम लोग को मुर्गी का चूजा नहीं मिल पाया, इसीलिए हम लोग बत्तख
मंगाए। तो बत्तख ये कहाँ से मंगाएं और इसके लिए जो जगह है, ये जगह कैसे उपलब्ध हो पाया आपको? हम लोग को रामकृष्णा मिशन से यहाँ रात्रि पाठशाला स्कूल चलता था, तो यहाँ बंद हो गया, दूसरे जगह पे चल रहा है। तो हम लोग खाली देखे तो हम लोग बोले कि हम लोग दीदी लोग से सब गाँव वाला से राय लिए और बोले कि चलिए कुछ तो हम लोग का आजीविका बढ़ाने के लिए, हम लोग का रूम खाली है, सरकारी भवन है, तो इसी में हम लोग बत्तख चूजा छोड़ेंगे। कितना खर्चा लगा शुरुआती दौर में? कितना चूजा जो है मंगाए आप? हम लोग 2000 मंगाए हैं। जेएसएलपीएस से मिले प्रशिक्षण के अनुसार बत्तख के चूजे के खान पान, रख रखाव आदि का अच्छे ढंग से ख्याल रखती हैं, जिससे आने वाले समय में उन्हें बहुत ही बढ़िया मुनाफा होगा। जैसे देख रेख में हो गया, सुबह में 6 बजे इन लोग को खाना दे देते हैं, खाना का साथ तुरंत पानी देना पड़ता है। देखते हैं कोई चूजा लोग ठंडे लग रहा है तो उन लोग को फिर धूप में लाते हैं या बल्ब का सामने रखते हैं, और फिर दोपहर में 12 बज गया तो फिर 12 बजे खाना देते हैं, फिर पानी देते हैं, और फिर देखते हैं कोई किसी का बीमार टाइप में है तो फिर धूप में लाते हैं, फिर 4 बजता है फिर 4 बजे खाना देते हैं। इसका जो चारा या दाना जो है वो कहाँ से मंगाते हैं? हम लोग रांची से मंगाते हैं। अच्छा, अंदर देख रहे कि बल्ब जो है वो जल रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? यदि जब बिजली नहीं रहे तो उस समय क्या व्यवस्था होती है? हम लोग लकड़ी का तावा में आग जलाते हैं और उस टाइम बिजली जब नहीं रहता है तो ये लोग रूम हीट करने के लिए रखते हैं। क्या फ़ायदा होता है? रूम हीट नहीं होने से क्या नुकसान होगा? रूम हीट नहीं रहने से चूजा सब मेरा मरने लगता है, ठंडा में एक दूसरे पे लदने लगता है, सब इकट्ठा एक जगह होता है। रूम हीट रहता है तो एक दूसरे पे टच नहीं होता है, अपने खेलते रहता है। तो ये जो चूजा अभी लाई हैं आप लोग बत्तख का, कितने दिनों में ये तैयार हो पाएगा? हम लोग 3 महीना में तैयार हो जाएगा। 90 दिन में तो अंडा देना स्टार्ट नहीं करेगा, पर मांस खाने का इतना हो जाएगा। आज सरिता देवी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं। उनके जीवन में बहुत सारी बदलाव आई, जैसे कि आर्थिक में हम लोग देखें तो पैसा के मामले में काफ़ी तंगी होता था इनको। आज जो खुद पे सक्षम हो चुकी हैं और तकरीबन 3000-4000 प्रति माह अपने कार्य करके अपना कमा के परिवार को सहयोग कर रही है, जो कि एक समय में यहाँ से बुढ़मू या ठाकुरगांव जाने के लिए भी अपने पैसे के बारे में सोचती थी। बत्तख पालन का जो आइडिया है, जो विचार, कैसे आया और किस तरह से आपने इनको मोटिवेट किया, किस तरह से प्रशिक्षण दिया कि आप बत्तख पालन करिए? देखिए, बत्तख पालन ऐसा है सर कि हर गांव में जो ग्रामीण स्तर है हर घर में पाला जा सकता है और इसके लिए अतिरिक्त कोई समय देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग चर्चा किए कि हर घर में लगभग कुछ बत्तख रखती हैं, तो आप उनका हार्डनिंग सेंटर तैयारी कीजिए और वो सारे बच्चा को तैयार करके रेडी कीजिए, उसके बाद बेचिए। और इनका जो गांव के लोग हैं या बाहर के क्लस्टर के लोग, सभी दीदी लोग यहाँ से ख़रीदते हैं, जिससे इनका आमदनी अच्छा होता है। अभी आपने देखा कि कैसे सरिता देवी जी बत्तख पालन करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। अब हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में बकरियों की देखभाल। कई किसान भाई बकरी पालन करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, परंतु जाड़े के मौसम में ये ज़रूरी है कि वो अपने बकरियों की देखभाल बहुत अच्छे से करें, जिनसे उनकी सेहत बनी रहे। वरना जाड़े के मौसम में कई ऐसा बार होता है कि बकरियों में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिनसे उनको कई तरह के कष्ट होते हैं और साथ ही साथ किसान भाइयों को भी नुकसान होता है। तो आइए अधिक जानकारियाँ लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। किसान भाई आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि सर्दियों के मौसम में बकरी की देखभाल कैसे करें? जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, झारखंड प्रदेश में जितने भी किसान हैं उन सबों का कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन पर एक बहुत बड़ा आय का स्रोत निर्भर करता है। और जितने भी सभी किसान हैं जो हैं कृषि के साथ साथ में पशुपालन को अपना एक अतिरिक्त आय का स्रोत निश्चित तौर पर बनाए हुए हैं। उस अतिरिक्त आय के स्रोत में पशुपालन में भी अगर विशेष करके हम बात करें तो बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह
यहाँ के अधिकतर जो गांव हैं वो किसी न किसी जंगल या पठार के किनारे बसे हुए हैं, जहाँ पर बकरियों के लिए सालों भर चारा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण किसान भाई अपने खेती के कार्य में तो सालों भर लगे हुए रहते ही हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए अपने घरों में बकरी पालन को ज़रूर बढ़ावा देते हैं। तो किसान भाई अभी कुछ दिनों में देखा गया है कि बकरी पालन जो एक पारंपरिक आय का स्रोत था, उससे हटकर किसान भाई इसमें थोड़ा सा और ऊपर आए हैं। अब इसको धीरे धीरे लोग एक व्यवसाय के तौर पर भी अपनाने लगे हैं और किसान भाइयों के पास बकरियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसी कारण निश्चित तौर पे अगर हम इसको एक व्यवसाय के तौर पे देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाई अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो उनका ये जो व्यवसाय है ये निश्चित तौर पे और दिन दूनी रात चौगुनी तौर पे बढ़ेगी और किसी भी मौसम का प्रभाव उनके बकरियों पर नहीं पड़ेगी। इसके लिए उनको कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा, जिसमें मुख्य बातें ये जो हैं मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें विशेष करके आप देखेंगे कि बकरियों में आजकल ठंडा का प्रकोप के कारण बकरियों में मृत्यु दर काफ़ी बढ़ी हुई रहती है। तो उस मृत्यु दर को हम किस तरह से कम करें, साथ साथ में ठंडे के कारण उनकी जो बढ़ोतरी वृद्धि दर है, जो औसतन शरीर वृद्धि जो होती है, वजन बढ़ता है, वो भी घटता है और कई तरह की बीमारियाँ उन पर आती है। तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहला ध्यान आप रखिए, अपने आवास स्थान से शुरू कीजिए। जो बकरियों के आवास स्थान है उन सबों को आप विशेष तौर पे जहाँ से हमारे ठंडे हवा आपके बकरियों के आवाज़ तक आ सकते हैं, जैसे खिड़की, दरवाजे या खपड़ा का घर है तो ऊपर कहीं बड़ा बड़ा अगर होल बना हुआ है तो उन सबों को हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि जो ठंडा हवा है बाहर से वो सीधी तौर पे आपके बकरियों के आवाज़ के अंदर ना आ सके, जिससे उसके शरीर का जो तापमान है उसमें वो गिरने की संभावना है, इसको हम लोग कम कर सकें। साथ साथ क्या करना है कि जो फर्श है, फर्श पर हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं किसान भाई। फर्श में अगर नमी रहती है तो अंदर का वातावरण और ज़्यादा कठिनाई वाली हो जाती है, तो आप नमी को ना रहे इसकी व्यवस्था ज़रूर रखें। इसके लिए आप कोई नीचे पटरा बिछा के या कोई बांस का टट्टी बिछा के या जो संसाधन उपलब्ध है उस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। या फिर आपके घर में जो अंदर का डाभा या छोटे छोटे घरों में जो रखे हुए हैं, किनारे किनारे में आप अगर पीढ़ा अभी तक नहीं बना पाए हैं तो निश्चित तौर पर किनारे किनारे में 2 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊँचा अगर आप पीढ़ा बना देते हैं तो बकरियाँ उस पीढ़े के ऊपर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं और नीचे की जो नमी है उसका प्रभाव उसके शरीर पर नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही कारगर कदम होता है। इसके अलावा जो किसान भाई थोड़ा और साधन संपन्न हैं, उनके पास में अगर लकड़ी वगैरह बांस की व्यवस्था है तो आप ज़मीन से 2.5-3 फीट ऊपर एक मचाननुमा घर भी बना सकते हैं। और मचाननुमा घर बना के किनारे किनारे में अभी ठंडे के दिनों में है तो आप जाली में बोरा वगैरह भी रख सकते हैं, बोरा वगैरह टांग सकते हैं ताकि वो हवा का जो झोंका है वो सीधे तौर पे आवाज़ के अंदर नहीं आ पाए। तो ये व्यवस्था जो पहले बताए हुए व्यवस्था से और अच्छी होती है। इस तरह की व्यवस्था अगर आवाज़ की कर पाते हैं तो इसमें आपके बकरियों में कई तरह से इसका अच्छे प्रभाव दिखना शुरू होते हैं। जैसे पहला तो आपके जो बकरियों में शरीर वृद्धि दर है ये बहुत तेज़ी से, मतलब नस्ल की क्षमता के अनुसार बढ़ेगा। साथ साथ आप में जो कंटाजियस डिजीज़ है, जो संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं जिससे बकरियों की मृत्यु ज़्यादा होती है, जैसे PPR या एंट्रोटॉक्सिमिया या जो पॉक्स की बात करते हैं, गोट पॉक्स की बात करते हैं, या डायरिया, डिसेंट्री, इन सबों से बहुत ज़्यादा बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो इन सबों में मृत्यु होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि जाड़े के मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हम तक देनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।